का हिस्ट्री का चैप्टर 2, क्योंकि चैप्टर 1 में बेसिकली कहाँ कैसे बारे बातें थी, यहाँ से हम लोग जो है वो शुरुआत करेंगे। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास 6 एंशिएंट हिस्ट्री हमें बताता है, फिर हमारे 7 में जब हम आते हैं तो वहाँ पर हम लोग मेडिवल पढ़ते हैं, एंड 8 में आने पर हमें मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो पढ़ाया जाता है। तो चैप्टर 2 में व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ये चैप्टर है। सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर को ही समझते हैं कि चैप्टर कहना क्या चाहता है। अब समझ रहे होंगे कि व्यापार से लेकर साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसका कहने का मतलब ये है कि पहले जो कंपनी व्यापार के लिए आती है, कैसे वो साम्राज्य तक अपनी सत्ता को स्थापित कर लेती है, क्योंकि ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जो भी पश्चिमी देशों से ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के अन्य कंपनियां आई, उनका उद्देश्य आने का केवल यही था कि वे भारत में व्यापार करेंगे। लेकिन फिर आगे ऐसा क्या होता है कि वे 200 वर्षों तक भारत में अपना शासन चलाते हैं और भारत को गुलाम करके उसकी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर जो है वह पढ़नी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर यही बताया गया है कि पहले इसको इस पृष्ठभूमि को अब मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर आप देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा कि हम लोग ये तो सब जानते हैं कि वास्को डी गामा के द्वारा समुद्री मार्ग से भारत की खोज किया गया, वो सारा कॉन्सेप्ट। लेकिन समझने की बात यहाँ पर ये आती है कि जब उस समय वे लोग व्यापार करने के लिए भारत आते हैं, तो हम देखेंगे कि उनके द्वारा कोई ऐसा गतिविधि नहीं किया जाता है जिससे हमें उन पर शक हो कि नहीं, ये बाहरी लोग हैं और ये हो सकता है कि हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर दे। क्योंकि जब 1498 का समय आता है, मतलब 15वीं सदी का समय आता है, तो उस समय भारत में बहुत ही शक्तिशाली शासन अकबर का चल रहा होता है उत्तर भारत में। वहीं अगर आप दक्षिण भारत में देखेंगे तो जो विजयनगर साम्राज्य है, वहाँ पर भी कृष्णदेवराय का शासन चल रहा होता है। तो इसके कारण से जो अन्य कंपनियां आती है वो आसानी से अपना व्यापार तक ही सीमित रहती है, उनको कोई स्कोप ही नहीं मिल पाता कि वे भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के बारे में भी सोच सके। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि फिर आगे जा कर के जब 18 सेंचुरी तक का टाइम आता है, तो आखिर क्या ऐसी स्थिति आती है भारत में कि फिर इनकी इतनी स्थिति हो जाती है कि वे भारत में अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पृष्ठभूमि में समझना होगा, और वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे और उन्होंने वर्तमान भारत के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ऑब्वियसली सब औरंगजेब के बारे में आपने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा। लेकिन 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। यहाँ पर ये होता है कि जैसे ही मतलब एक शक्तिशाली राजा आता है तो वह सभी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। ऐसा ही औरंगजेब के द्वारा भी किया गया था। लेकिन 1707 में जैसे ही औरंगजेब की डेथ हो जाती है, इसके बाद जितने भी शासक थे जो मतलब कि उनके अंडर में काम किया करते थे, वे धीरे धीरे खुद को स्वतंत्र करना शुरू कर देते हैं। जो भी जमींदार वगैरह थे, या फिर हम कहेंगे कि जो उनके अंडर में जो क्षेत्रीय सत्ता थी, उनके द्वारा भी अब खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया जाता है। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। ऑब्वियसली बात है कि वे व्यापार करने आए थे। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में हमें इसी चीज़ों को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आगे आगे जो यहाँ पर बताया गया है कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आखिर इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई या अन्य चीज़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले भी सबसे महत्वपूर्ण ये है इस मैप को समझना। इस मैप में हम लोग देख रहे होंगे, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में ये भी बता दूँ कि ऐसा नहीं था कि अंग्रेज़ों का व्यापार या पश्चिमी देशों का व्यापार इसी समय से भारत के साथ शुरू हुआ, बल्कि इनका व्यापार प्राचीन और मध्यकाल में भी होता था। लेकिन ये जो व्यापार है वो भूमध्य सागर में जो कुस्तुतुनिया वाला इलाका है, वहाँ से हुआ करता था और वो स्थल मार्ग के माध्यम से होता था। लेकिन आगे क्या होता है कि इस वाले पार्ट में मतलब 1453 तक का समय कई सारी किताबों में माना गया है। 1452-53 का समय आता है जब इस वाले पार्ट पर जो ऑटोमन साम्राज्य या तुर्कों का जो है वह कब्जा हो जाता है और वे उसके बाद व्यापारियों को परेशान करने लगते हैं, टैक्स वसूलने लगते हैं, और तब इन अंग्रेज़ों के द्वारा या जो भी कंपनियां पश्चिमी देशों से आ रही थी उनके द्वारा फिर अन्य रास्तों का खोज किया जाना शुरू किया जाता है। और उसी के क्रम में भारत की खोज समुद्र के माध्यम से वास्को डी गामा के द्वारा की जाती है। तो यही पूरा यहाँ पर बताया गया है
कि पहले जो है ये यहाँ से इतना बड़ा रास्ता क्लियर करके आया करते, इस तरीके से जो है वह आया करते थे। आगे हम देखेंगे कि फिर भूमध्य सागर आदि के शुरू होने के साथ बहुत ही आसानी से ये इस वाले पार्ट से जो है वो भारत आना शुरू कर चुके थे। तो कैप ऑफ गुड होप यहीं ये वाला पार्ट है, यहीं से माना जाता है कि जो वास्को डी गामा है उसको जो गुजरात का व्यापारी अब्दुल मजीद मिलता है और इसी कारण से फिर वो भारत तक पहुंच भी पाता है। और ये भी हम जानते हैं कि वो सबसे पहले कलिकट के तट पर पहुंचता है, मतलब दक्षिण भारत में पहले कोई भी अगर आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो पहले दक्षिण भारत में ही आएगा, क्योंकि दक्षिण भारत से ही आने का स्कोप बन पाता है। तो एक अभी मोटा मोटा आप आइडिया रखिएगा कि इस तरीके का पूरा रूट था और इस तरीके से उनका आना जो है वह हुआ था। तो इधर बताया गया है कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय कौन थे ब्रिटेन में, तो यानी एलिजाबेथ प्रथम से उन्होंने जो है वह चार्टर प्राप्त किया था, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार। इस एकाधिकार का मतलब होता है कि अब ब्रिटिश से यूरोप से लोग जा सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन से बेसिकली केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही जाएगी। पूरब में, पूरब मतलब ये जो पूरा पार्ट हमारा एशिया से लेकर के आता है वो सब पूरब के अंतर्गत आता है। तो केवल ब्रिटिश कंपनी ही, मतलब ब्रिटेन का पूरा जो पार्ट है उसमें केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो है वो पूरब में व्यापार करने के लिए आ सकती है। उसी को जो है वह व्यापार का एकाधिकार कहा गया। इस इजाज़तनामे का मतलब था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी, वही चीज़ मैंने बताया कि यूरोप से तो आ सकती है, लेकिन स्पेशली इंग्लैंड या ब्रिटेन वाले पार्ट से कोई और कंपनी जो है वह इसके एवज़ में नहीं आ सकती। ये पूरा राइट जो है मोनोपोली किसको दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वह दिया गया। तो यही सारा फिर बताया गया है। फिर कहा गया है कि उस ज़माने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। मतलब केवल इंग्लैंड के लोगों को रोक सकती थी, बट यूरोप में और भी तो देश थे, फ्रांस, पुर्तगाल, इनको वो थोड़ी रोक सकती थी। तो वही यहाँ पर बताया गया कि उनको तो नहीं रोक सकती थी। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि वही जो है वह पहले आए थे। वे गोवा में अपना ठिकाना जो है वह बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर ये नोट कर सकते हैं कि पहली बार 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा जो है वह खोज किया गया था। फिर 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। तो कहने का मतलब ये है कि पुर्तगाली आ गए और उसके साथ साथ फिर आगे डच, इसी तरीके से हम देखेंगे कि अंग्रेज, डेनिश, फ्रांस, अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग समय पर आती है। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लोगों को रोक दिया, लेकिन अन्य जो क्षेत्र के लोग थे वे उनको नहीं रोक सके, और इससे उनके आने से पहले तक पुर्तगाली भी भारत में अपनी पैठ जमा चुके थे। उसके बाद ये डच भी आ चुके हैं। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, अब क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि भारत से आखिर इनको ऐसा क्या क्या चाहिए था, तो आप या नोट्स कर सकते हैं कि भारत में इनकी क्या मतलब इम्पोर्टेंस थे। तो बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर प्रतिस्पर्धा रहेगी तो फिर किसी को भी उतना ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाएगा। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। तो कहने का मतलब है कि हम देखेंगे कई सारे, जैसे पुर्तगालियों के साथ स्वाली का युद्ध होगा, फिर बेदरा का युद्ध होगा डचों के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो युद्ध आदि हुए वो केवल और केवल किस लिए हुए, ताकि प्रतिस्पर्धा को कम किया जा सके। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देती, रास्ते में रुकावट कर देती और माल के लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। मतलब ये पैतरे अपनाते थे ताकि एक कंपनी दूसरी कंपनी को पूरी तरीके से नुकसान पहुँचाकर अपना लाभ प्राप्त कर सके। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे और इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। तो अब देखेंगे कि ये सब कैसे पूरी क्रिया हुई। तो पहले तो वो कंपनी से करते थे, बट क्वेश्चन ये है कि अगर कंपनी किसी राजा के अंडर में आ रही है या राजा के क्षेत्र में आ रही है और वहाँ पर अगर आप इनडायरेक्टली नुकसान पहुँचाएंगे तो ये राजा की जिम्मेदारी होती है। तो इस कारण से फिर क्षेत्रीय टकराव भी जो है वह उत्पन्न होने लगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है।
तो सब ओवरऑल हम देखते हैं कि उनका पूरा जो पैठरा है वो बंगाल से ही चलेगा। जब आगे भी हम देखेंगे कि जब उनकी राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाती है तब भी वे कहीं न कहीं बंगाल से ही जुड़े होते हैं। तो ऐसा क्यों, तो समझते हैं। पहली ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था, मतलब जो व्यापारी होते थे उनको उस समय फैक्टर कहते थे। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था, मतलब फैक्ट्री बनाकर रहते थे और उसमें जो है वो निर्यात वाली चीज़ों को रखा जाता था। ऑब्वियसली बात है कि जैसे अगर हमें कोई सामान लेकर के जाना है तो फिर हमें जहाज़ जब जाएगा तो फिर हमें खरीदने पड़ेंगे, इसलिए इन्होंने एक कोल्ड स्टोरेज की तरह मान के चलिए बना लिया था, जहाँ पर ये पहले से ही सामान खरीद कर रखते थे और फिर जैसे ही जहाज़ आते थे तो उनको लोड करके वे ले जाते थे। तो इस तरीके से उन्होंने फैक्ट्री बनाया था। फैक्ट्री मतलब आज के जैसा नहीं, उनको सामान रखने का क्षेत्र जो है उसको फैक्ट्री कहा गया था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे-जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 में कहा जा रहा है कि कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गाँवों की ज़मींदारी भी खरीद ली और इनमें से एक गाँव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। फरमान मतलब एक शाही आदेश है कि बिना शुल्क चुकाए हमको जो है वो आप आदेश दे दीजिए कि हम व्यापार कर सकते हैं। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें छूट नहीं थी, मतलब फरमान दे भी दिया गया था लेकिन ये केवल कंपनी को दिया गया था। लेकिन जो अब वहाँ के अफसर हुआ करते थे जो ये पूरा काम करते थे, वे 2 काम किया करते थे। एक तो कंपनी के लिए भी सामान खरीदते थे, साथ ही साथ वे अपने लिए भी सामान खरीद कर साइड से उसका प्राइवेट व्यापार भी किया करते थे, तो उनको छूट नहीं दिया गया था। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई और ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान विरोध क्यों न करे। ऑब्वियसली बात है कि अगर राजा को उस समय आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो स्रोत राजस्व वसूली ही होता था। तो जब इन लोगों ने इस प्रकार का काम करना शुरू किया तो वसूली जो है वह कम होने लगी और इसके कारण से राजा ने विरोध किया। और ये मतलब बताया गया कि किस तरीके से जो है वह जहाज़ों को भरा जाता था आदि। अब देखते हैं, तो ये अपने मोटा-मोटा समझा कि उस समय भारत की स्थिति क्या थी। तो हमने देखा कि औरंगजेब की 1707 में डेथ हो जाती है और फिर जो है वो क्षेत्रीय सत्ता आदि का उदय होना शुरू होता है। दूसरे पैरा में हमने ये देखा कि कंपनी किस तरीके से बनी और फिर किस तरीके से वो भारत आती है और ओवरऑल फिर भारत में किस तरीके से पहले वो फैक्ट्री और अब फैक्ट्री से वो बहुत बड़ा क्षेत्र बनाना शुरू करती है। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि फिर युद्ध कैसे होते हैं और कैसे फिर ये जीत के बाद अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं। तो 18वीं शताब्दी, अब ये 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। 18वीं शताब्दी का यहाँ पर मतलब होगा एक समय आप आगे ले लीजिएगा। जैसे मैंने कहा था 15वीं सेंचुरी मतलब हो जाएगा 1491 से लेकर के 1401 से लेकर आप कहेंगे कि 1499 तक आप इसको जो है वो मान के चलिएगा। उसी तरीके से 18वीं सेंचुरी एक-एक समय जो है आप आगे बढ़ाते चलेंगे तो आपको ये समझ में आता चलेगा। तो 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खां के बाद अली वर्दी खां, मतलब एक आ सकता है सीक्वेंस कि पहले जो है वह मुर्शीद कुली खां थे, देन उसके बाद अली वर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे और उसके सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अब मुगल सत्ता नहीं रही तो ये अपने तरीके से चलाना जो है वह शुरू कर चुके थे और उसकी किलेबंदी को बढ़ने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी और उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। मतलब ये कहानी हम ये पढ़ रहे हैं कि फिर व्यापार से युद्ध कैसे पहुंचा। तो आपने समझा कि धीरे-धीरे जब अंग्रेज अपनी स्थिति औरंगजेब की डेथ के बाद अंग्रेज अपने आप को ज़्यादा ही प्रसार करने लगे। जैसे वो अब जो है नजराना भी नहीं दे रहे थे, राजस्व वसूली नहीं कर रहे थे, किलेबंदी को बढ़ाया जा रहे थे। तो ऐसे में सही बात है कि जो शासक वहाँ का होगा उसके लिए समस्या खड़ी होगी और इस तरीके से यहाँ से विरोध होना शुरू हो जाता है। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गाँव खरीदने होंगे और किलों का
पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए और अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के युद्ध के रूप में आती है, तो उसे भी हम लोग समझेंगे। तो अब आते हैं प्लासी के युद्ध पर। प्लासी के युद्ध को पढ़ने से पहले मैं एक बार इसका ओवरऑल मैं कहानी आपको बता देती हूँ। तो हम जानते हैं कि खुर्शीद कुली खां, देन उसके बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला जो है वह शासक बंगाल का जो है वह नया बनता है। माना जाता है कि अलीवर्दी खां का कोई बेटा नहीं था, तो उसकी जो बेटी थी उसका बेटा था सिराजुद्दौला, और उसने अपनी छोटी बेटे के बेटे सिराजुद्दौला को जो है वह नवाब बना दिया। इसके कारण से जो उसकी बड़ी बेटी कहेंगे कि सिराजुद्दौला की जो मौसी घसीटी बेगम आदि थी, उसने इनका विरोध किया। तो कहीं न कहीं पर दरबार में गुटबंजी, या हम कहेंगे कि जो राजा था, नवाब था, उसके खिलाफ दरबार में ही अपनों के द्वारा ही षड्यंत्र किए जा रहे थे, और ऐसे में अंग्रेज़ों के साथ भी उसका टकराव हुआ, और दोनों जब मिल गए, इधर अंग्रेज़ भी मिल गए, उधर उनकी जो पर्सनली समस्याएँ थी, जिनमें राय घसीटी बेगम और उनका जो बेटा था राय दुर्लभ, उसके अलावा उनका जो प्रमुख सेनापति हुआ करता था मीर जाफ़र, इस प्रकार के लोगों के द्वारा अंग्रेज़ों का साथ दिया गया। और इस कारण हम कई सारे इतिहासकार हैं जिनका कहना है कि प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्रकारी युद्ध था, जिसके कारण से सिराजुद्दौला की यहाँ पर जो है वह हार हो जाती है। तो थोड़ा सा समझते हैं। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब, अब यह कठपुतली कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ बताया गया है कि यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे ही मजाक में कठपुतली कहा जाता है। तो अंग्रेज़ क्या चाहते थे कि हमें कठपुतली नवाब मिले, और अगर उनको कठपुतली नवाब मिलता तो क्या फ़ायदा होता कि वो उनके इशारों पर चल सकता, वे जैसा कहते उसी के अकॉर्डिंग वो जो है वह काम करता। कंपनी को लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि सिराजुद्दौला एक प्रतिद्वंदी से भी किसी को नवाब बना दिया जाए, कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। सिराजुद्दौला ना बने, इसको लेकर कंपनी ने कई सारा काम किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जवाब में सिराजुद्दौला और कंपनी, जब चूँकि ऑब्वियसली बात है कि इधर ये कंपनी अपना मनमाना कर रही थी और उधर सिराजुद्दौला चाहते थे कि हमारी स्थिति बनी रहे, बेहतर रहे, और कोई बाहरी व्यक्ति आकर के हमारी स्थिति को कमज़ोर ना करे। तो इसके कारण से इनमें प्रतिद्वंद जो है वो बढ़ने लगा। कंपनी को जब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये बताया गया कि जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और वह बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, तो 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। पहले इनमें बहस हुआ, सिराजुद्दौला ने कहा कि आप इस तरीके की बातें ना करें, लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा उस पर उतना क्या ध्यान नहीं दिया गया, और तब अंत में शासक के द्वारा जो है वह हमला बोल दिया गया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिए, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया। उसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना किया। अब इधर से अंग्रेज़ भी जो है वह चलना शुरू कर चुके हैं। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिली, और इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उनके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफ़र की कारगुजारियों भी थी। मीर जाफ़र की टुकड़ियों से इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। इसीलिए इतिहासकारों के द्वारा इसे एक षड्यंत्रकारी युद्ध कहा गया, क्योंकि शासक के अपने ही लोगों के द्वारा इसे धोखा दिया गया। जो उनका प्रमुख सेनापति मीर जाफ़र था, उसने इसमें भाग नहीं लिया। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। देखिए, अभी इस समय तक भी कंपनी का ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हम अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर लेंगे, नहीं। वे अभी भी केवल और केवल व्यापार ही चाहते थे। इसलिए उन्होंने मीर जाफ़र को जो है वह नवाब बना करके अपना व्यापार पर जो है वह ध्यान दिया। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था, तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास यही क्वेश्चन अभी तो इनका यही था ना कि अगर आप हमें व्यापार करने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाकर धीरे धीरे जब ये समझेंगे कि भारत की स्थिति कैसी है और यहाँ पर हम आसानी से अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हैं, तो फिर इनके द्वारा काम किया जाता। अभी तो ये केवल व्यापार पर थे, तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती।
अब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में उसको भी हराना पड़ा और उसे बंगाल के बाहर कर दिया और फिर मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना दिया गया। मतलब सबसे पहले मीर जाफ़र को नया नवाब बनाया, जब उसने विरोध करना शुरू किया तो फिर मीर कासिम को बनाया, फिर जब मीर कासिम के द्वारा विरोध किया गया तो बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, फिर जाकर के मीर जाफ़र को नवाब जो है वह बना दिया जाता है। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिकों के खर्चों को निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाब के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है क्योंकि 1764 का बक्सर का युद्ध भी हो चुका था और इसके बाद जो है वह और ज़्यादा खुद को मोटिवेटेड महसूस कर रहे थे कि अब हम जो है वह भारत पर आसानी से अपनी सत्ता को कायम कर सकते हैं। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी 2 तरीके के उस समय एक पद होते थे, इसको भी हम समझ लेते हैं। एक जो है वह निज़ामत का पद होता था और एक जो है वह दीवानी का पद होता था। जो निज़ामत का पद होता था वो बेसिकली मतलब प्रशासन के कामों से संबंधित होता था, लेकिन जो दीवानी का पद होता था वो राजस्व वसूली का पद होता था। और माना जाता है कि 1765 तक आते-आते इस पद को जो है वह पूरी तरीके से अंग्रेज अपने ही कब्जे में कर लेते हैं। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं शताब्दी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाने के लिए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत से बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि भले ही अभी एकाधिकार स्थापित हो गया था, लेकिन फिर भी अभी उन्हें भारत के अगर सामान खरीदने पड़ते थे तो उन्हें अपना ही पैसा लाना पड़ता था, क्योंकि ब्रिटेन के साथ ऐसा कुछ नहीं था कि ब्रिटेन भारत में वो चीज़ वो बेच देगा और फिर उसी पैसे से वो भारत का सामान लेकर के चला जाएगा। तो वहाँ के जो पैसे हैं वो खर्च होते थे। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अब इन्हें पैसा का जुगाड़ यहीं से हो जाता था। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी खर्चे चला सकती थी और इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशम कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तरों के निर्माण में भी लागत उठा सकती थी। तो यहाँ तक हमने समझा। एक बार हम लोग इसको समरी कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने समझा कि उस समय भारत की स्थिति क्या थी, तो कुछ चीज़ें हम लोग इसमें नोट्स कर लेंगे ताकि यहाँ तक जो हमने समझा उसमें क्या-क्या चीज़ें हम लोग नोट्स करने वाली होंगी, उनको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये याद रखेंगे कि 1707 में जो है वो औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है और आप एक कहानी के रूप में याद रखिएगा कि इसके बाद जो क्षेत्रीय सत्ता थी, जो अभी तक मुगलों के अंडर में आती थी, वे सब स्वतंत्र होना शुरू कर देती है। दूसरा कॉन्सेप्ट फिर हमने ये समझा कि फिर किस तरीके से कंपनी की स्थापना हुई, तो हमने देखा कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एलिजाबेथ से एकाधिकार प्राप्त किया और फिर भारत में व्यापार के लिए वो आती है। तीसरा कॉन्सेप्ट हमने इसमें यही समझा था कि 1498 में पहली बार समुद्री रास्ते से अगर बात करेंगे तो वास्को डी गामा जो पुर्तगाली व्यापारी था, उसके द्वारा जो है वो पहली बार शुरुआत किया गया था। फिर आप चौथा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये याद रखेंगे कि फिर बंगाल में किस तरीके से अपनी सत्ता को स्थापित करने का काम किया जाता है। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे कि 1651 में जो है वह इनकी वहाँ पर फैक्ट्री स्थापित हो जाती है। धीरे-धीरे स्थितियों को समझना शुरू करते हैं और सिराजुद्दौला के टाइम तक आते-आते फाइनली वो ये समझ जाते हैं कि युद्ध होने की स्थिति आ रही है। और हम जानते हैं कि 2 युद्ध होते हैं, एक तो होता है 1757 में जिसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है और देन उसके बाद होता है 1764 में जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है और इसके बाद 1765 से कंपनी के द्वारा जो है वह अपना शासन स्थापित किया जाता है। अभी इनडायरेक्टली ही शासन करेंगे, जिसमें वो दीवानी का पद प्राप्त करते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं। तो लगभग अभी हमने इतने कॉन्सेप्ट को समझा है, इतनी चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर हम आगे जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम बेहतर तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।